प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताना चाहता हूं जो विषय बहुत सारे लोगों के दिल के बहुत करीब होता है। ऐसा विषय जिससे बहुत सारे लोग अपने अरमानों को जोड़कर रखते हैं, स्टूडेंट्स भी और अभिभावक भी। और ये विषय है कि आरएएस और आईएएस एग्ज़ाम की परीक्षा में कैसे सफल हुआ जाए। राजस्थान में सारी जो सर्विसेज होती हैं उनमें टॉप की आरएएस को मानते हैं, और भारत में जो सर्विसेज होती हैं उनमें टॉप की आईएएस को मानते हैं। ये वर्तमान सामाजिक मूल्य है, मानते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सबसे बढ़िया सर्विसेज होती हैं। सबसे बढ़िया सर्विसेज तो टीचर और डॉक्टर की होती हैं, लेकिन वर्तमान सामाजिक मूल्यों में इनका महत्व ज़्यादा है। इसलिए लोगों के मन में इच्छा होती है कि किसी तरह से इन सर्विसेज में प्रवेश पा लिया जाए और अपने आप को इनके लिए टेस्ट किया जाए। इन परीक्षाओं में पास कैसे हुआ जा सकता है, इनको सफल कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा। मैं इसलिए दूंगा कि मैंने ये परीक्षाएं पास की हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं, लेकिन आपसे कोई पूछे कि आपने कोई ये परीक्षा पास की है, तो नहीं की, दी है मैंने परीक्षा। तो मैंने इन परीक्षाओं को आराम से रिलैक्स रहते हुए पास की है, और दूसरी बहुत कम पढ़ाई करके इनको पास किया है। इसलिए जो जुगाड़ू टेक्निक्स मेरे पास रही हैं उनमें से कुछ को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर आईएएस का एग्ज़ाम देते देते मेरा एक सब्जेक्ट से वास्ता पड़ा जिसका नाम था साइकोलॉजी, और वो भी टीचिंग लर्निंग को अच्छे से समझाती है। तो वो इनपुट्स भी फिर मेरे पास एडिशनल हो गए। उन दोनों को मिला के मैं आपको कुछ बातें कहना चाहूँगा। नाम है मेरा डॉक्टर अशोक चौधरी, और राजस्थान के मेड़ता कस्बे में रहता हूँ मैं। पीएमटी और आईएएस दोनों की एग्ज़ाम मैंने पास की है। मित्रों, मैं आपको 5 बातों पर फोकस करने को कहूँगा। सबसे पहली बात रहेगी कि आपका ड्रीम, ये जो आप सपना देखते हैं, इसकी ताकत कितनी है। ये जो आपका सपना है ये कितना मजबूत है। मैं अक्सर देखता हूं कि स्टूडेंट्स हवाई किले बनाते हैं कि मुझे तो आईएएस बनना है, फिर वो उसको सिविल सर्विस या सीएस भी बोलते हैं। ऐसा बोल के वो अपने आसपास ऐसा ऑरा खड़ा करते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य तो केवल आईएएस बनना है। और उनके पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं, बच्चे का या बच्ची का लक्ष्य आईएएस बनने का है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में आपका लक्ष्य है आईएएस बनना या आरएएस बनना, या आप हवाई किले बना रहे हैं? तो उसका सबसे अच्छा टेस्ट ये है कि आप अपने खुद के अंदर झांकिए और देखिए कि क्या आपका सोचना ठीक है, क्या जैसा जैसा आपका मन कह रहा है उस प्रकार से आपका मस्तिष्क तैयार है। ये आपको पहले अपने आप के अंदर झांक कर सोचना चाहिए। और अगर ये नहीं सोचेंगे तो आप 2, 3, 4 साल तक तैयारी करते रहेंगे और रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, और फिर आपके पैर जमीन पर कभी भी नहीं टिकेंगे। कल को कोई आपको कहेगा आप पटवारी की नौकरी कर लेंगे, आपको पटवारी की तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरा ड्रीम तो आईएएस बनने का था। तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो अपने ड्रीम को पहले थोड़ा आराम से परख लीजिए, खुद के अंदर झांक कर देख लीजिए कि क्या वाकई में मैं बनना चाहता हूं, और मैं बनना चाहता हूं तो क्या मैं मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हूं, वेदर आई एम प्री डिस्पोज्ड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ये आपको खुद को ही सोचना, कोई दूसरा इसके बारे में सोच पाएगा नहीं, ना आपका टीचर सोच पाएगा, ना आपके पेरेंट्स सोच पाएंगे। तो खुद पहले सोचिए कि आपका सपना कितना मजबूत है अंदर से। फिर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कितना समय चाहिए। तो मित्रों, जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर आरएएस की तैयारी करें चाहे आईएएस की तैयारी करें, आपको 1 वर्ष के समय की आवश्यकता होती है। जो ये अवधि है तैयारी की, ये 1 वर्ष की चाहिए। इतना अधिक इनमें सिलेबस होता है, इतनी ज़्यादा जानकारियाँ आपको जुटानी पड़ती है, उनको पक्का करना पड़ता है, उनको अपने ज्ञान में परिवर्तित करना पड़ता है कि आपको 1 वर्ष का ड्यूरेशन चाहिए। कई लोग जो पहले से अनुभवी होते हैं वो कोशिश करते हैं, वो 6-6 महीने में भी ये इन परीक्षाओं को पास कर लेते हैं। लेकिन एक साधारण स्टूडेंट जिसने पहले कभी ये एग्ज़ाम्स नहीं दिए या कोई दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं दिए हुए हैं, तो उसको कम से कम 1 वर्ष का समय इसके लिए चाहिए। तो 1 वर्ष की प्लानिंग पूरी करनी पड़ती है, 365 दिन की। 1 वर्ष का मतलब 365 दिन, ये ध्यान रखिएगा। और उसमें भी आप आवर्स जोड़ लीजिए कि इतने आवर्स की आपको तैयारी करनी है, ये तय कर लीजिए। और फिर वो जो 1 वर्ष की आप तैयारी करते हैं, तो उस 1 वर्ष में केवल आप हैं और आपकी बुक्स हैं।
इसके अलावा दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उसका आप ध्यान तो रखेंगे, लेकिन आपका उनके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आपका पूरा फोकस इस पे रहना चाहिए कि मेरे सामने ये किताबें हैं, मेरे सामने ये सिलेबस है और मुझे इसमें पारंगत होना है। आपको इसमें क्या होता है, पढ़ना नहीं है, आपको उसमें पारंगत होना है। तो वो लक्ष्य लेकर आपको 1 वर्ष का समय निर्धारित कर लेना चाहिए। फिर आपको अपने रोज का रूटीन कैसे बनाना चाहिए, समय उसको आप कैसे मैनेज करें, समय का प्रबंध, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट अपने आप को मजबूत करने के चक्कर में फिर रूम के अंदर लगा लेते हैं कि मैं 6 से 8 ये करूंगा, 10 से 12 ये करूंगा, फिर 2 बजे से 4 बजे तक ये करूंगा। इस तरह के प्लान बना बना के अपने को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और फिर वो प्लान थोड़े दिन चलते हैं, उसके बाद में वो प्लान वहाँ पे रूम में टंगा ही रह जाता है कि हाँ तैयारी करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं बेटा, वैसे करेंगे। फिर हम सोमवार से करेंगे, कभी वो सोचते हैं 1 तारीख से करेंगे, तो वो सोमवार कभी नहीं आता है, वो 1 तारीख कभी भी नहीं आती है, वो कल कभी भी नहीं आता है। तो आपको समय का प्रबंध करने के लिए मैं जो बता रहा हूँ उस अंदाज में काम करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, दिन में 2 या 3 घंटे का स्ट्रेच लेना चाहिए। 2 या 3 घंटे में एक कोई भी चीज़ आपको लेकर उसको पढ़ना शुरू करना चाहिए, फिर ब्रेक देना चाहिए, फिर 2-3 घंटे में कोई एक चीज़ लेनी चाहिए। लेकिन 2 घंटे 3 घंटे कुछ नहीं है, जो आपने सामने लिया है उसको पूरा समझ के ही छोड़ना है। अब वो 2 घंटे भी हो सकते हैं, 3 घंटे भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी उस पर मास्टरी नहीं हो जाती है तब तक आपको उसको छोड़ना नहीं है। तो 1 स्टेज, 2 स्टेज और 3 स्टेज आपको, मैं जहां तक समझता हूं कि 3 स्टेजेस में अगर आप प्लान करें पूरे दिन को कि इतनी ही 3 चीजें मुझसे आज हो पाएगी, इन तीनों को मैं ठीक से पढ़ के समझ के अपनी भाषा में लिख के तैयार कर लूंगा। और बीच में आपको ब्रेक देना चाहिए, लगातार नहीं पढ़ना चाहिए। ये जो आप सुनते हैं बातें, 18 घंटे पढ़ाई की मैंने, 16 घंटे पढ़ाई की, ऐसा होता नहीं मित्रों। ये भ्रम फैलाने वाली बात है। कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति 4 घंटे से ज़्यादा कंसंट्रेट कर ही नहीं सकता, ऐसा मनोविज्ञान कहती है। उसके बाद में वो कंसंट्रेट कर रहा तो बैठा है, किताबें सामने है, लेकिन उसका माइंड उस स्पीड से काम नहीं करता है जितना एनालिसिस के लिए चाहिए। तो आप उन चक्करों में मत पड़िए। कोई 18 घंटे पढ़ा होगा, कोई 24 घंटे में भी 28 घंटे पढ़ लिया होगा। सफल होने वाले लोगों की अपनी अपनी कहानियां होती है, तो आप उसमें मत पढ़िए। आप ये तय करिए कि मुझे कैसे पढ़ना है और 2-3 घंटे में मुझे मेरा एक काम करना है। फिर आपको अपना अध्ययन या स्टडी कैसे करनी है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको उसको कैसे पढ़ना चाहिए। मैं केवल आरएस और आईएएस के एंगल से बात कर रहा हूं कि उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके लिए आपकी तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो आपको अपनी स्टडी करनी चाहिए इस प्रकार से कि आप उसके सारे बेसिक्स समझ जाएं, आप उसके जो बेसिक्स हैं उनको समझ जाएं और अपनी एनालिसिस करते रहें साथ साथ में। रटना नहीं है, रटने का काम ही नहीं है। अगर आपकी रटने की आदत है तो आप ये एग्जाम्स मत दीजिए। क्यों कि आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होगा तो 4थी-5वीं बार में होगा, और 4थी-5वीं बार में सिलेक्शन होना सफलता नहीं है। आपने अपनी जिंदगी खपा दी, पूरी ऊर्जा उसके अंदर लगा दी, 4थी-5वीं के बाद में सिलेक्शन भी हो गया। तो ऐसे इन परीक्षाओं में कोई तीर मारना नहीं होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप ये जो परीक्षा पास करना चाहते हैं, आपके जो भी लक्ष्य हों, आप समाज में रौबदार बनना चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं, प्रभावी बनना चाहते हैं, उसके लिए दे रहे हैं। लेकिन आप 4-5 साल के बाद भी सफल हो गए तो क्या निकालोगे इसमें? आपके जीवन के 5 साल खराब हो गए। तो आपको उस सब में रटने की कोशिश नहीं करनी है। आपको क्या करना है? आपको समझ कर पढ़ने की कोशिश करनी है। कोई भी चैप्टर हो आप उसको समझिए और उसको बहुत सरल भाषा में डालना, जैसे वो घटना आपके आसपास हो रही है। बहुत सरल भाषा में समझ लेना है और ऐसा समझ लेना कि किसी और को समझाना पड़े तो आप उसको आराम से समझा सकते हैं। कोई अनपढ़ आदमी है और वो आपसे बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है तो आप उसको बायोडाइवर्सिटी का महत्व समझा सकते हैं। समझाया था ना हमारे राजस्थान में, जाम्बो जी ने समझाया था बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो आप भी समझा सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो बायोडाइवर्सिटी को पढ़ना सिंपल तरीके से कि जैव विविधता है, इतनी इतनी प्रकार के जंतु, इतनी इतनी प्रकार की वनस्पति होती है, उनको बचाना, उस विविधता को बचाना क्यों आवश्यक है, ये आपको अपने अंदर डालनी है बात को। और वो जैव विविधता नहीं रहेगी तो क्या क्या हो सकता है। तो ये सिस्टमेटिक ढंग से आपको उसको एनालाइज करना कि अगर ये जैव विविधता कम हो गई तो इस धरती पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या पीछे क्या क्या नुकसान हुए हैं, ये क्यों आवश्यक है। तो इसको पहले आप बिल्कुल सरल भाषा में ढाल लो, सरल भाषा में डाल के इसको समझ लो। और फिर क्या क्या कोशिशें हो रही है इसके लिए, वर्ल्ड में क्या कोशिश हो रही है, देश में क्या कोशिश हो रही है, हमारे प्रदेश में क्या कोशिश हो रही है, इसके लिए क्या क्या कोशिशें चल रही है, उन योजनाओं को थोड़ा गहराई से पढ़ लो।
लेकिन उन योजनाओं की भाषा में मत जाओ, उनकी भाषा इतनी लच्छेदार होती है कि आप उसमें से पकड़ नहीं पाओगे कि आखिर ये योजना मेरे गांव तक आएगी तो कैसे काम करेगी। और आपको हर चीज में ये देखना है कि वो बायोडायवर्सिटी का टॉपिक आपके गांव से कैसे रिलेट होता है, आपके कस्बे से कैसे रिलेट होता है। क्योंकि कल को एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, एनालिटिकल सवाल पूछे जा सकते हैं, आप धोखा खा जाएंगे। आप धोखा खा जाएंगे कि यार ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था, इन्होंने ऐसे पूछ लिया। कल को आप इंटरव्यू में जाएंगे, कोई आपसे पूछ लेगा कि बायोडायवर्सिटी को कायम रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपसे पूछ ले सीधा सा कोई कि ये जो धरती गर्म हो रही है उसको गर्म होने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप कहोगे हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो सरकार करे। तो वो ऐसा वो कह रहे हैं नहीं आप भी कुछ कर सकते हैं, और फिर आप अटक जाते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। इसका मतलब है कि विषय आपके समझ में अभी तक नहीं आया है। अगर समझ में आता तो आप कह सकते हैं कि मैं मेरी जो घर में लाइट है उस लाइट को बंद कर दिया करूंगा, जब मुझे काम नहीं आ रही बंद कर दूंगा। उससे क्या फायदा रहेगा, जहां से लाइट बन रही है वहां कोयला जल रहा है, इसके लिए फिर वो कोयला कम जलेगा, वहां पर धुआं कम होगा। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब मुझे आवश्यकता नहीं है तो मैं मोटरसाइकिल लेके नहीं जाऊंगा, थोड़ी देर पैदल जा सकता हूं। क्यों जाऊंगा, उससे जो धुआं निकल रहा है उससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, मैं भी सहयोग कर सकता हूं, मैं 2 पौधे लगा सकता हूं, मैं ऐसे सहयोग कर सकता हूं, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए मैं भी कोशिश कर सकता हूं। जब आप इन चीजों को अपने जीवन से जोड़ना सीख जाएंगे तो आपकी बुद्धि अलग तरह से काम करना शुरू कर देगी, और जब वो अलग तरह से काम करना शुरू कर देगी तो आपकी पढ़ाई का निचोड़ निकलने लगेगा और आप इन एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे ढंग से तैयार हो जाएंगे। एग्जाम्स के लिए ही नहीं, आप अपने जीवन के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इन एग्जाम्स का फायदा यह है कि इन एग्जाम्स को देने से आपका जो दृष्टिकोण है जीवन को देखने का वो बदलता है और उसका विस्तार भी होता है। जैसे कल को आपसे कोई पूछे कि बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, अब आपने पूरा रट रखा बुद्ध का अष्टांग मार्ग ये वो आपने रट रखा, लेकिन अगर आप उसको अंदर उतारने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बड़ा 1-2 लाइन में बताओ ना बुद्ध ने क्या बोला था। अब आप कहोगे इतनी शिक्षा है मुझे पता, वो जानना चाह रहे हैं क्योंकि वो बड़े मैच्योर लोग हैं जो आपसे बातें कर रहे हैं, जो आपके लिए एग्जाम सेट कर रहे हैं, बड़े मैच्योर लोग हैं, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है। वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि बुद्ध आपको समझ में आए कि नहीं आए, या आप रटके काम चला रहे हो। तो आप आराम से कह सकते हो कि जीवन में सहज भाव से रहना, किसी भी स्थिति में सहज भाव से रहना, वो बुद्ध होना होता है। इस तरह से आपको हिस्ट्री समझ में आनी चाहिए, इस तरह से आपको साइंस समझ में आनी चाहिए, इस तरह से आपको जियोग्राफी समझ में आनी चाहिए, इस तरह से आपको पॉलिटिकल साइंस समझ में आनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स आपने रट रखे हैं वो अलग चीज है, लेकिन वो कल को आपसे पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 17 के बारे में आप क्या जानते हैं। आप कहेंगे इसमें अस्पृश्यता को रोकने का काम किया गया है, इसमें अस्पृश्यता को रोका गया, अस्पृश्यता अवैध है, भारत में अब हो नहीं सकता कि कोई छुआछूत करे। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि आपने अपने जीवन में इसके लिए क्या किया है। तो आप फिर झूठ बोलोगे तो आपकी आंखों में दिख जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो इंटरव्यू में लगेगा कि ये व्यक्ति जो है ये प्रशासनिक सेवाओं के लायक नहीं है, झूठ बोल रहा है। तो पढ़ते पढ़ते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर अस्पृश्यता की समस्या, छुआछूत की समस्या को खत्म करना हो तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। किताब में लिखा जो तो ठीक है, आपको अपनी पावर, एनालिटिकल पावर को भी यूज करना चाहिए। उसको बोलते हैं आपकी बुद्धि का इस्तेमाल। मानव में है क्या, मानव और जानवरों में बेसिक फर्क क्या, बुद्धि तो है। अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल ढंग से करते हैं तो वो पता नहीं क्या क्या रिजल्ट दिखा दे। हो सकता है आप इस एग्जाम की तैयारी करने बैठे हो और जीवन की कोई दूसरी दृष्टि खुल जाए आपकी। तो आपको पढ़ना इस प्रकार से चाहिए और फिर अपना टेस्ट खुद लेते रहना चाहिए कि क्या मैं इस चीज को समझ गया हूं। और एक ही चैप्टर के अंदर दुनिया भर के क्वेश्चंस उनको समझने की कोशिश करो, आप उनको जानने की कोशिश करो आखिर ऐसा क्यों होता है। जैसे मैंने कहा ना, ये प्रैक्टिकल लैंग्वेज वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, रटी रटाई लैंग्वेज काम नहीं आती है। इसलिए आप देखो आईएएस का एग्जाम देके स्टूडेंट बाहर आते हैं, आरएस का एग्जाम देके स्टूडेंट बाहर आते हैं, उनसे पूछते तो वो क्या कहते हैं, कोचिंग में जो पढ़ाया उसमें से तो कुछ नहीं आया, कोचिंग में जो पढ़ाया उसमें तो कुछ नहीं आया, एक ही चीज उनकी आती है। तो फिर कोचिंग में पढ़ाने की बात जो है उस पर मैं कहना चाहूंगा आपसे, वो अच्छी बात है, वो एक माहौल बनाते हैं, आप इकट्ठा होकर कुछ जानकारियां वहां से ले लें, लेकिन कोचिंग पर्याप्त नहीं है। कोचिंग तो 20% हिस्सा है, 80% हिस्सा आपके अंदर है, आपके दिमाग के अंदर है। और आपको उन जानकारियों को जो कोचिंग में आपको सिखाई गई है, जहां पर आपको एडप्ट किया गया है, एक्लेमेटाइज किया गया है, उन जानकारियों को लेकर अपने घर आइए, अपने रूम पर आइए और उनको अच्छे से एनालाइज करिए। वो सबसे बेस्ट तरीका है एक ही बार में सक्सेस होने का। लेकिन मैंने कहा ना, अगर आप रटें तो 4-5 बार में हो सकता है आपका नंबर कहीं ना कहीं आ जाए और आप कहें मैंने कोई लक्ष्य प्राप्त कर लिया। वो कोई लक्ष्य प्राप्त करना नहीं है। और लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति से तुलना मत करिए अपनी,
किसी भी व्यक्ति से अपनी तुलना मत करिए। आप हो, आप विलक्षण हो, आप जैसा पहले कोई हुआ नहीं है और आप जैसा कोई होगा नहीं। अगर कोई किसी ने आईएएस का टॉप किया तो उसका अपना बैकग्राउंड है, उसके माता पिता का अपना बैकग्राउंड है, उसकी अपनी पढ़ाई है, उसकी अपनी समझ है। आप उसके जैसा होने की कोशिश मत करिए कि ये पढ़ा, मेरे तो आदर्श ये है, मैं ऐसा होना चाहता हूँ। आदर्श ऐसे नहीं बनाने चाहिए। आदर्श महापुरुषों को बनाने चाहिए, जो स्वामी दयानंद हैं, स्वामी विवेकानंद है, जिनका ज्ञान था। आदर्श कौन होते हैं? जिनका अपना ज्ञान का सृजन हुआ है। दादू महाराज का, जाम्बोजी का, बाबा रामदेव का, ये आदर्श हो सकते हैं। इनके क्या ज्ञान था, इन्होंने अपनी आसपास की वातावरण को एनालाइज करके और ज्ञान का सृजन किया। उनकी तीसरी आंख खुली तो उन्होंने लोगों को ये बताया कि देखो ये मानव जीवन ऐसा होता है, इसको ऐसे जी सकते हैं। उनको तो आप आदर्श बनाओ तो समझ में आ सकता है, लेकिन एक एग्जाम कोई टॉप करे वो आपका आदर्श कैसे हो सकता है? तो उस चक्कर में ना पड़े, उनसे तुलना ना करें। अच्छे लोग हैं, उन्होंने मेहनत की है, दैट्स गुड। लेकिन आप हो तो हमेशा यही सोचना चाहिए कि मैं अपने ढंग में, अपने अंदाज में पढ़ाई करूंगा। ये मैंने ब्रॉड आउटलाइन बताई है आपको, आप अपने अंदाज में पढ़ाई कैसे, मैंने फ्रेमवर्क बना दिया है। इस फ्रेमवर्क के अंदर एक स्टूडेंट हो सकता है 3 घंटे में एक सब्जेक्ट को समझे, एक हो सकता है 1 घंटे में एक को समझ जाए, एक हो सकता है 5 घंटे ले। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, किसी को किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। आप विलक्षण हो, आपकी अपनी स्टाइल होगी, कल को आप अपनी स्टाइल से जबरदस्त सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैंने केवल ब्रॉड आउटलाइन आपको दी है कि ये कम से कम फंडामेंटल्स आपके मजबूत होने चाहिए कि आपका सपना कितना मजबूत है, आप कितनी अवधि का प्लान करते हैं, ताकि आपको, आपके पेरेंट्स को रहे कि भाई तैयारी कितनी करनी है। अब 4-4, 5-5 साल के प्लान करना तो ठीक नहीं है। फिर फ्रस्ट्रेशन और आ जाता है, जब बार बार सिलेक्शन नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। उस चक्कर में क्यों पढ़ना? ये कोई जीवन का लक्ष्य थोड़ा ही है। ये तो ठीक है, कोशिश की आपने और चांस मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दूसरे भी बहुत अच्छे अच्छे काम हैं। और मैं तो टीचर का काम सबसे बढ़िया मानता हूँ, मैं तो टीचर का काम सबसे बढ़िया मानता हूँ। अगर आप टैलेंटेड स्टूडेंट हैं राजस्थान के, भारत के, आप अपने आप को बहुत शानदार तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, आपकी एनालिसिस पावर बहुत अच्छी है, तो आपको टीचर बनना चाहिए। लेकिन क्यों, जैसा मैंने कहा कि अभी सामाजिक मूल्य ये कहते हैं कि अगर आप आईएएस होते हैं, आरएएस होते हैं तो बहुत बड़ी तोप होते हैं और आप उसका लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया कि मेरा फर्ज बनता है उन स्टूडेंट्स के लिए भी बोलूं जिनका ड्रीम ये है। और तीसरी बात हो गई आपके समय का प्रबंध, आप दिन को कैसे मैनेज करते हैं डेली, और वो ब्रेक नहीं आएगा। फिर आप ये नहीं सोचोगे मैंने 2 दिन पढ़ाई कर ली, मैं 3 दिन कहीं चला गया, ये चलेगा नहीं। फिर पूरा साल आपका इसके लिए समर्पण चाहिए, क्योंकि रात दिन आपके तो सपने में भी यही आना चाहिए, आपके तो सपने में भी इस तरह की चीजें घूमनी चाहिए। आपको एकदम से तमिलनाडु दिखना चाहिए सपने में, तमिलनाडु में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सी चिड़िया वहां पर होती है, तमिलनाडु की ज्योग्राफी कैसी है, कौन सी नदियां वहां पर बहती है, वहां की हिस्ट्री कैसी है, वहां के मंदिर कैसे हैं, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। और ये तब आ जाएगा जब आप पूरी तरह से इसके प्रति समर्पित हो जाएंगे। और आपको अपना अध्ययन कैसे करना चाहिए? समझ के करना चाहिए। पहले सरलता से समझे, उसको अपने तक उतारा, उसको समझा, अपनी भाषा में लिखा, ताकि आप किसी और को इसको समझा सकते हैं। और किसी की तुलना के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, किसी की तुलना से। मैंने सबको नजदीक से देख रखा है, मैं वहां रह चुका हूं, उसके अंदर नजदीक से देखा। तुलना करने जैसा वहां कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम पास कर लिया किसी ने, तो आपको उनसे तुलना करने की जरूरत नहीं है, उनको आदर्श मानने की जरूरत नहीं, उनका रेस्पेक्ट करने की जरूरत है, उनकी सफलता का रेस्पेक्ट करने की जरूरत है। हाँ, उन्होंने जीवन में एक लक्ष्य लिया और उसको हासिल किया, लेकिन आपको अपने खुद के अंदर बैठे किसी आदर्श को, उसको जीवंत करना चाहिए। आपको अपना खुद का सम्मान करना चाहिए। ये इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि 1 वर्ष के अंदर आरएएस और आईएएस का एग्जाम पास कर सकते हैं। लेकिन जो हिंदी मीडियम से, उनको मैं कड़वी सी बात कहना चाहता हूं कि हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन आईएएस में बहुत कम होता है। जो एनालिसिस बता रही है 100 में से 1 स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन होता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो वर्तमान व्यवस्था है, ये व्यवस्था इसी प्रकार की है कि अंग्रेजी में पढ़े लिखे लोगों को सपोर्ट करती है। आरएएस में भी जो अंग्रेजी में एग्जाम देते हैं उनके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, हिंदी वालों के थोड़े से कम आते हैं। उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, जो है सो है। लेकिन कोशिश करिए, कोशिशें कामयाब हो ही जाती हैं अक्सर। आपको खूब सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो से आपका अभी तक का जो सोच है उसमें थोड़ा बदलाव आएगा। आपका जो रिजॉल्व है, आपने सोच रखा, उसमें बदलाव आएगा। आपके अभिभावक भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है उनको भी थोड़ी एनालिसिस करने में मदद मिलेगी कि हमारे बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं। तो आप और अपने अभिभावक मिलकर एक अच्छी सी सुंदर सी योजना बनाइए और 1 साल का प्लान करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो पोटेंशियल है, तो आप आराम से सफल हो जाएंगे, अपने तरीके से सफल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।
एंड अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छी बातों को शेयर करने की आदत डालनी चाहिए। हम हमेशा बुरी बातों को शेयर करते हैं, अच्छी बातें शेयर करने में हम कंजूस होते हैं। तो अच्छी बात जब भी कभी मार्केट में आती है, अच्छी कोई जानकारी आती है, तो आपको ईमानदारी से उसको शेयर करना चाहिए। और ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल पर हम खूब सारी चीज़ें अलग अलग विषयों से संबंधित डालते रहेंगे अभिनव शिक्षा नाम के चैनल पे। थैंक यू सो मच।